नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। दुनिया भर में कोरोना का नया वेरिएंट तहलका मचाया हुआ है। लोग परेशान हैं इसके नए वेरिएंट को लेकर, जिसका नाम है BF7। जी हाँ, लोगों के मन में कई सारी सवालें हैं कि क्या ये नया वेरिएंट जो है वो कितना परेशान करेगा, क्या भारत में भी वो दस्तक देगा? अगर वो दस्तक देगा तो क्या कोरोना के जो सेकेंड वेव थे जिस पे लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्या उस तरह की स्थिति बनेगी? इस पूरे बात पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार। जैसे कि आप भी जानते हैं BF7 कोरोना का नया वेरिएंट है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये जो नया वेरिएंट है वो कितना हानिकारक होगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, या फिर क्या भारत में भी दस्तक देगा? देखिए, अलग अलग वेरिएंट का प्रभाव भारतीय जीन्स में या भारतीय लोगों में या भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग होता है, क्योंकि DNA कुछ अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। तो ये वेरिएंट जो कहा जा रहा है चीन में बहुत ज़्यादा घातक है, भारतीयों में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। और जब तक ये वेरिएंट आएंगे तो हो सकता है इसका नया वेरिएंट भारतीयों में आ जाए और उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल अलग हो। हमने देखा कि जिस प्रकार की लहर का असर यूरोप में हुआ था या अमेरिका में हुआ था, मृत्यु दर उतनी ज़्यादा नहीं थी और भारतीयों में अपेक्षाकृत जल्दी भी ठीक हो गया और उतनी तीव्रता नहीं देखी गई। तो इसके बारे में अभी से अनुमान लगाना और चिंताजनक स्थिति को जाहिर करना ये ठीक नहीं है। आपका कहना है कि जो BF7 है वो ज़्यादा घातक नहीं होगा? देखिए, अभी अनुमान ही है केवल। जो चाइना में या ब्राज़ील में या जापान में ऐसा हो गया, वो भारतीयों में ऐसा होगा, ये मुझे लगता है बहुत दूर की कौड़ी है। चिकित्सा जगत में इस प्रकार के अनुमान लगाना ठीक नहीं होता है। अगर ऐसा वेरिएंट आ गया भारत में तो क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए? पहले से हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं इस वेरिएंट से? देखिए, पूरा देश सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन से बहुत अभ्यस्त है, उसकी ड्रिल भी हो चुकी है और अस्पतालों में जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सामाजिक गाइडलाइन का जो पालन कराना है या वैक्सीनेशन की को बूस्टर डोज की अभियान को गति देना है, वो मुझे लगता है प्राथमिक कदम होने चाहिए। अभी देश की सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गाइडलाइन बढ़ा दी हैं। इसके अलावा जो भारतीय विदेश सैर करने गए हैं उनको भी RT-PCR का गाइडलाइन जल्दी से जल्दी करा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि विदेश से आने वाले कोरोना संक्रमण को हम एयरपोर्ट्स पर ही रोक सकें। और ये बहुत ही सबसे पहला काम होगा अगर एयरपोर्ट पे आए हुए लोगों को अगर हम वहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि फिर वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे भारत। देखिए, RT-PCR ऐसे लोगों का बहुत ज़रूरी है जिन्होंने विदेश यात्रा की है। विदेशी सैलानी जो भारत में आ रहे हैं उनको RT-PCR करके यदि रोका जाएगा, उस संक्रमण को रोका जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो लहर कही जा रही कि 40 दिन में आ जाएगी और बहुत तीव्र होगी, उसको अपेक्षाकृत देर से आएगी और उसकी तीव्रता भी कम की जा सकेगी। लोगों के मन में जब चीन में जो जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, ऐसा लोगों जब अलग अलग जगह से सूचनाएं इकट्ठा होती है, लोग घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी प्रकार के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में रेजिस्टेंस और वैक्सीनेशन की दर बहुत ज़्यादा अच्छी रही है और लोगों ने बहुत सजगता से और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया है। बूस्टर डोज भी काफ़ी बड़ी आबादी में लगा है, 25% के आसपास। उस अभियान को गति देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि वैक्सीन की उपलब्धता एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगी इस अभियान में। जो आज पेपरों में आया कि करीब 25 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन पहले से उपलब्ध है, तो ये तुरंत अभियान को गति देकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको लगा दिया जाए, तो एक बड़ी आबादी को हम सुरक्षित कर पाएंगे अगले 4 से 6 हफ्ते में। जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन बूस्टर डोज क्या लगवाना ज़रूरी होगा सर? देखिए, बूस्टर डोज बहुत निहायत ही ज़रूरी चीज़ है और ख़ासकर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़, जो ट्रांसप्लांट वाले मरीज़ हैं, पहले से जो दवाएं ले रहे हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, किसी प्रकार की बीमारी के शिकार हैं,
या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, प्रशासन के जो अंग हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक अंग है समाज का जो सबसे पहले अफेक्ट होता है। और जब कोविड की लहर आने की संभावना होगी या केसेस बढ़ने शुरू होंगे तो इनको ही सबसे पहले मरीजों को देखना है और आइसोलेशन में रखना है। तो इन लोगों को यदि पहले से लग जाएगा तो अगले से 4 से 6 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। बहुत अधिकता में एंटीबॉडीज़ उनको सुरक्षा भी देगी और लड़ने की क्षमता भी देगी। तो हम एक बार कह सकते हैं कि जो नया वेरिएंट आया उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बात बहुत सुनिश्चित है कि जब तक केसेस की संख्या बढ़नी नहीं शुरू हुई, जीनोम सीक्वेंसिंग से पता ना चले कि कौन सा वेरिएंट भारत में आया है या बहुत ज़्यादा तीव्रता से फैल रहा है, तब तक इस प्रकार की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अति सावधानी बरतें, सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ भरे इलाकों में नए वर्ष के उत्सवों के दौरान जाने से बचें और जब भी बूस्टर का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो उसमें हिस्सा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले 4 से 6 हफ्ते में पूर्णतः एंटीबॉडी बनाकर अपने शरीर को सुरक्षित रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो ज़्यादा हानिकारक अभी नहीं कहा जा सकता है, और पैनिक होने के लिए भी उन्होंने ये सलाह दी कि पैनिक ना होए, जितने भी गाइडलाइंस है, सामाजिक गाइडलाइंस, उसका पालन करें और अगर बूस्टर डोज आता है तो उसे ज़रूर लगवाएं। तो फिलहाल आज हमने बातचीत की, जानकारी ली BF7 जो नया वेरिएंट आया है कोरोना के, उसके बारे में कि ये ज़्यादा उतनी घातक नहीं है। फिलहाल आप नए अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। कैमरामैन नवाज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।